हेलो। ट्रेवल ऑफ हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम भारत में प्रचलित एक ऐसी परंपरा के बारे में अध्ययन करेंगे जिसके बारे में ये कोई ऐसा ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलता है कि ये कब प्रारंभ हुआ। लगता है कि बहुत पहले से ही ये देश में प्रचलित रहा होगा, लेकिन आज हम उसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये प्रथा कब से प्रचलित हुई है, और वो है पर्दा प्रथा। भारत के इतिहास को अगर हम देखते हैं तो भारत में स्त्रियों के लिए पर्दा का प्रचलन कब हुआ, इसे लेकर हमेशा एक गंभीर चर्चा होती रही। वैदिक युग से पहली सदी जो ईसा पूर्व है, उस अवधि तक हिंदू समाज में स्त्रियों के लिए पर्दा पर्दा जिसे कि अवगुंठन भी बोला गया है, इसका कोई प्रचलन नहीं दिखाई पड़ता। स्त्रियां बिना पर्दे के उस समय स्वच्छंदता पूर्वक आ जा सकती थी, अर्थात उन्हें पर्दा का मतलब रखना कोई आवश्यक नहीं था, कोई अनिवार्यता नहीं थी, और वो पुरुषों के साथ उस समय हिलमिल सकती थी। सह शिक्षा का व्यवहार, सह शिक्षा का मतलब ये बालक और बालिका दोनों शिक्षा, तो सह शिक्षा का व्यवहार स्त्री पुरुष दोनों को उस समय समान रूप से उन्मुक्त वातावरण प्रदान करता था। पूर्व वैदिक काल में वधू जब आती थी तो उसे सबको दिखाया जाता था और ये आशा की जाती थी कि वह अपनी वृद्धावस्था तक जनसभाओं में बोल पाएगी। जो नवविवाहिता वधू होती थी वो सास, ससुर, ननद और देवरों पर उस घर की मालकिन बनकर के जाती थी, जो पर्दा के विरुद्ध उन्मुक्तता की ओर का संकेत करता है। उस युग में स्त्रियां, पूर्व वैदिक काल की है, जो ईसा पूर्व लगभग 200-300 साल पहले की बात है, मतलब आज से लगभग हम उसको 22 या 2400 साल पहले की बात बता रहे हैं। तो उस युग में स्त्रियां सभा और समिति, जो उस समय की प्रभावी संस्थाएं थी, उनमें वो भाग ले सकती थी और किसी भी प्रकार के उत्सव में वो उन्मुक्त या स्वच्छंदता पूर्वक भाग लेती थी। स्त्रियों के लिए उस समय सभावती का प्रयोग किया जाता है, जिससे पता चलता है कि वो लोग इन कार्यक्रमों में ओपन रूप से बिना पर्दे के भाग लेती थी, और ये स्पष्ट करती हैं कि उस समय स्त्रियों पर पर्दा प्रथा लागू नहीं थी। उत्तर वैदिक काल, जो कि ईसा पूर्व 100 या 200 शताब्दी के आसपास रहा होगा, ऐतरेय ब्राह्मण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि पुत्र वधुएं, जिन्हें कि स्नुषा बोलते थे, प्रायः अपने ससुर से लजाती हुई दूर खिसक जाती थी। उस युग की प्रायः प्रत्येक सभा और गोष्ठी में स्त्री हिस्सा लेती थी, वार्ता करती थी, विचारों का आदान प्रदान करती थी। ऐसे समारोह और आयोजन में उसका सम्मिलित होना स्वागत के योग्य माना जाता था। कभी कभी स्त्रियां अपने संपत्ति विषय के अधिकार को न्यायालय में भी ले जाती थी। तो इन सब चीजों से ये पता चलता है कि उस समय पर्दा जैसा व्यवहार व्याप्त नहीं था, अर्थात पर्दा प्रथा लागू नहीं था। अष्टाध्यायी में भी पाणिनि ने आशूर पश्या का उल्लेख किया है, अर्थात ऐसी स्त्री जिसे शूर भी नहीं दे सकता है, अर्थात राजा की स्त्रियां इस श्रेणी में आती थी। तो उस समय भी वो पर्दा प्रथा ऐसा मतलब था कि जो घर के आगे पर्दा लगा रहता था, अपने चेहरे पर पर्दा नहीं लगाया जाता था। महाकाव्यों के युग में हम देखते हैं कि राज परिवार और अभिजात वर्ग की स्त्रियां सम्मान और गरिमा को व्यक्त करने के लिए लज्जा भाव से अपने चेहरे पर अवगुंठन डाल लिया करती थी, ताकि उनके चेहरे पर किसी की नजर न पड़े। जैसे कि सीता जी जब राम जी के साथ वनगमन के लिए जाती हैं, तो ये कहा गया है कि जो महिला आकाशचारियों द्वारा कभी नहीं देखी गई थी, मतलब पशु पक्षियों द्वारा भी नहीं देखी
गई थी, अब उसे राजमार्ग पर सभी लोगों के द्वारा देखा जा रहा है। तो ये कवि की अतिशयोक्ति जरूर है, लेकिन रामायण में भी आपने ये पढ़ा है कि उस समय विवाह, स्वयंवर और यज्ञ में स्त्री निर्विरोध भाव से सम्मिलित होती थी। तो इस प्रकार से रामायण काल में भी पर्दा प्रथा का कोई प्रचलन नहीं था। महाभारत युग में भी पर्दा प्रथा का कोई प्रचलन नहीं दिखाई पड़ता है। जैसे कि द्रौपदी का जुआ खेलते समय सभा भवन में उन्मुक्त होकर आना पर्दा के जो विरुद्ध है वो प्रबल प्रमाण दिखाता है। इसी प्रकार से कुंती, गांधारी आदि स्त्रियां अपने मुख पर पर्दा या अवगुंठन नहीं डालती थी। महाभारत में एक स्थान पर यह जरूर कहा गया है कि जिन स्त्रियों को ना तो चंद्रमा ने देखा है और ना सूर्य ने देखा है, वे कौरेंद्र राजा धृतराष्ट्र के वन जाने पर शोकार्त होकर राजमार्ग पर चलने लगी। लेकिन इससे पर्दा प्रथा का कोई वो सूत्र नहीं दिखाई पड़ता है। ये माना जाता है कि उस समय वो घर में ही ज्यादा रहती रही होंगी। रामायण में भी हमने आपको बताया कि पर्दा प्रथा का कोई सूत्र नहीं मिलता है। तो रामायण और महाभारत काल ऐसे रहे हैं जिसमें पर्दा का कोई सूत्र नहीं मिलता है, अर्थात उसका कोई हमें वो साक्ष्य नहीं मिलता है। रानी कैकेयी हो, रानी कौशल्या हो, रानी सुमित्रा हो, इन लोगों ने कभी मतलब अवगुंठन किया हो, इसका कोई वर्णन नहीं मिलता है। अब इसके बाद बौद्ध युग में हम देखते हैं कि कतिपय रानियां आवरण युक्त रथों में जाती थी, लेकिन ये रानियां अवगुंठन या पर्दाहीन होती थी, अर्थात वो जिस रथ में जाती थी उसमें पर्दे लगे रहते थे, लेकिन उनके चेहरे के आगे कोई पर्दा नहीं रहता था। वो जो है अपने मंत्रियों से और अधिकारियों से बिना पर्दे के स्वच्छता पूर्वक बात करती थी। अनेक साहित्य में पर्दा प्रथा पर प्रकाश डाला गया है, जैसे भास जो दूसरी शताब्दी के लेखक हैं, उनके नाटकों में पर्दे का वर्णन मिला है। प्रतिमा नामक नाटक में सीता उस समय उनके नाटक में अवगुंठन के साथ रंगमंच पर आती, जबकि जो उनका दूसरा नाटक है उस समय का स्वप्न वासोदत्ता, इसमें उदयन की रानी पद्मावती ने वधू बनने के पूर्व कभी पर्दा नहीं किया था, ऐसा दिखाया जाता है। लेकिन विवाह के पश्चात वो नहीं चाहती हैं कि उनके पति की उपस्थिति में कोई उन्हें देख पाए, जबकि उज्जैनी में एक राजदूत का सम्मान होता है, तब महारानी के द्वारा पर्दा किया जाता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि धीरे धीरे एक ऐसा समय आता है कि अभिजात वर्ग उसको बहुत थोड़ा, जब कोई बहुत ही अपरिचित आदमी होता था तब उसके सामने हल्का सा अवगुंठन डालता था। प्राचीन काल में हम देखते हैं तो जो रानियां हैं वो आदर और सम्मान व्यक्त करने के लिए पर्दा या अवगुंठन करती थी। कालिदास के फिर इसके बाद अनेक ग्रंथों में अवगुंठन का उल्लेख मिला है। शाकुंतलम नाटक में उन्होंने दिखाया है कि शकुंतला जब दुष्यंत के दरबार में उपस्थित होती है तो हल्का सा अपने मुंह पर आवरण धारण करती है, लेकिन बाद में वो उसे अपने मुख से हटा देती है। इसी प्रकार से कादंबरी में बाण ने और दिखाया है कि जो है महाश्वेता और उसकी सखियां कहीं पर भी कोई पर्दा नहीं करती, जबकि उन्हीं की दूसरे काव्य हर्षचरित में अवगुंठन का वर्णन किया गया है और राजश्री जब अपने पति के सम्मुख उपस्थित होती है तो वो हल्का सा पर्दा धारण करती है। शूद्रक के द्वारा लिखित मृच्छकटिका में लिखा है कि वधू बनते समय वसंत सेना ने अपना मुख ढक लिया था, लेकिन साधारण जनता में पर्दे का उस समय कोई रीति रिवाज हमें नहीं दिखाई पड़ता है। तो ये ऐसी चीजें दिखाती हैं कि जब धीरे धीरे पर्दा का प्रचलन चला तो अपरिचित आदमी या एक बड़ी संख्या के सामने अभिजात वर्ग की स्त्रियां बहुत हल्का सा अवगुंठन धारण करती थी। लेकिन हम फिर आते हैं गुप्त युग में जो स्त्री प्रतिमाएं हैं या अजंता, एलोरा, सांची, भरहुत आदि में जो चित्र या मूर्तियां दिखाई गई हैं
उसमें कहीं पर भी हमें अवगुंठन नहीं दिखाया गया है। सम्राट हर्ष भी लिखते हैं कि कन्या के लिए पर्दे की कोई आवश्यकता नहीं है, विवाह के बाद उसकी हल्की सी अपेक्षा की जा सकती है। भवभूत ने भी इसी प्रकार बताया है कि जब राम सीता के साथ परशुराम के निकट आदर व्यक्त करने आते हैं तो वो सीता को अवगुंठन की सलाह देते हैं। माघ जो साहित्यकार है उन्होंने लिखा है कि नारी के मुख पर से जब अकस्मात अवगुंठन हटता है तब एक क्षण के लिए उसके सौंदर्य की छवि दिख जाती है। तो इन साहित्यिक अगर उदाहरणों को हम देखते हैं तो इससे ज्ञात होता है कि तीसरी सदी ईसवी, उसके पहले तो पर्दा का कोई हमें रीति रिवाज नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन तीसरी सदी ईसवी या ईसा से 300 साल बाद कुछ उच्च राजकीय परिवारों में पर्दा का प्रचलन धीरे धीरे प्रारंभ होता है। कभी किसी विशेष अवसर पर या काफी वृद्ध लोगों के उपस्थित होने पर या ज्येष्ठ लोगों के सम्मुख जाते समय वधू के द्वारा हल्का सा अवगुंठन किया जाता है और कभी कभी वधुएं इस पर्दा का प्रतिरोध भी करती हैं। ललित विस्तार में लिखा है कि युद्ध की पत्नी गोपा जब अपने पति के साथ जा रही थी तो उससे कहा गया कि वो अवगुंठन डाल ले, तो इस पर उसने कहा कि जब उसका अपने शरीर पर संयंत्र है, इंद्रियां सुरक्षित हैं, आचार राग रहित है, मन प्रसन्न है, और तो फिर इस कुलीन आवरण से हमें क्या लाभ। इसी प्रकार से फाइशेन, स्वानचांग और इसिंग जैसे जो पूर्व मध्ययुगीन चीनी लेखक हैं, उन्होंने भी अपने आंखों देखे जो इतिहास का वर्णन किया है उसमें पर्दे का उल्लेख नहीं किया है। बृहद कथा मंजरी जो एक पुस्तक है और कथा सरित सागर जो 11वीं सदी की कथा साहित्य जो स्त्री के ऊपर लिखी गई हैं, उसमें भी स्त्रियों के पर्दा प्रथा का कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया गया है। कथा सरित सागर में जो एक नायिका है रत्न प्रभा, उसको दिखाया गया है कि वो पर्दे का विरोध करती है और कहती है कि हे आर्यपुत्र, वो प्रसंग से कहती है कि अंतःपुर में स्त्रियों की रक्षा इस प्रकार से हो, मतलब पर्दा डाल करके हो, ये मेरा मत नहीं है। स्त्रियों का कड़ा पर्दा और नियंत्रण ईर्ष्या से उत्पन्न मूर्खता है, इसका कोई उपयोग नहीं है। सच्चरित्र स्त्रियां अपने सदाचार से ही सुरक्षित रहती हैं और किसी पदार्थ से नहीं। तो ये दिखाते हैं कि उस समय महिलाएं के द्वारा कोई पर्दा नहीं होता था, बल्कि वो जिस जगह रहती थी उस जगह पर एक पर्दा डाला जाता था। कल्हड़ की राजतरंगिणी में भी पर्दा प्रथा का कोई हमें स्पष्ट संदेश नहीं मिलता। ये लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास की बात है। 10वीं शताब्दी की ही एक लेखक जो अरब लेखक हैं अबू जैद, उसने भी लिखा है कि उसके समय में भारतीय रानियां जो होती थी वो बिना पर्दा के राज्यसभा में उपस्थित होती थी। 12वीं सदी तक भारत के इतिहास में या साहित्य में पर्दा प्रथा का हमें कोई उल्लेखनीय वर्णन नहीं मिलता है। इसके पहले मैंने जो घटनाएं बताई उसमें कभी कभी कुछ नारियों के द्वारा मात्र सम्मान व्यक्त करने के लिए अपने चेहरे पर अवगुंठन डाला जाता था, लेकिन ये समाज में पूरी तरह से प्रचलित था, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता है और ऐसा कोई साक्ष्य 12वीं शताब्दी तक नहीं मिलता है। पूर्व मध्य युग में अगर हम चलते हैं तो पर्दा प्रथा चाहे उच्च समुदाय और राज परिवार में भले ही रही हो, लेकिन साधारण जनता में इसका पूर्ण प्रचलन नहीं मिलता है। स्त्रियां प्रायः बिना किसी प्रतिबंध के उन्मुक्त और अवगुंठनहीन या पर्दा रहित घूमती थी, चाहे वो अकेले घूमे या पति के साथ, लेकिन वो बिना आवरण के ही रहती थी। भारत में हम देखते हैं तो ईसा से 500 वर्ष पूर्व रचित जो निरुक्त है उसमें भी पर्दा प्रथा का कोई प्रचलन नहीं मिलता। निरुक्तों में संपत्ति संबंधी विवाद जो न्यायालय में निपटाए जाते थे
उस समय स्त्रियां स्वच्छंद रूप से न्यायालय में उपस्थित होती थी। न्यायालयों में इनकी उपस्थिति से हमें स्त्रियों के इस बात की पुष्टि होती है कि वो पर्दा व्यवस्था से उस समय आच्छादित नहीं थी और वो सामान्य रूप से पुरुषों की भांति उसमें भाग लेती थी। प्राचीन वैदिक वेद काल में लोग विवाह के समय कन्या को देखने को कहते थे, तो इस प्रकार से लगता था कि उस समय भी कोई पर्दा प्रथा नहीं थी। इसी प्रकार से अगर हम भारत के इतिहास में, प्राचीन इतिहास में देखते हैं तो सिंधु सभ्यता उस समय नारी सत्ता की एक सभ्यता थी। अर्थात जैसे आज का समाज पितृ सत्तात्मक है, उस समय वो नारी सत्तात्मक होता था। जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक होता था। तो ऐसी स्थिति में ये नहीं माना जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के समय भी पर्दा प्रथा प्रचलित रहा हो। तो हम देखते हैं कि काफी समय तक स्त्रियों पर पर्दा धारण करने का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, बल्कि वे सभी खुले सिर से ही हर जगह आती जाती थी। लेकिन पर्दा प्रथा का जो प्रचलन हमें भारत में दिखाई पड़ता है वो भारत में मुस्लिम आक्रमण या मुगलों के आक्रमण के समय से अधिक दिखाई देता है। ऐसा इससे महसूस होता है या प्रतीत होता है कि पर्दा प्रथा का प्रचलन 12वीं शताब्दी के बाद भारत में हुआ था, जब देश और समाज विदेशी आक्रमणों से रह करके परेशान हो रहे थे और भारतीय स्त्रियों की सुरक्षा का प्रश्न अब महत्वपूर्ण बन चुका था। तब उस समय के व्यवस्थाकारों ने हिंदू समाज में अपनी स्त्रियों की रक्षा के लिए पर्दा जैसे प्रतिबंध को लगाया था, क्योंकि आक्रमणकारियों की लोलुप दृष्टि उस समय भारत की सुंदर नारियों पर अधिक पड़ती थी। तो उस समय हो सकता है कि ऐसे जो है प्रतिबंध 12वीं शताब्दी के बाद लगाए गए होंगे। उस समय भारतीय समाज के लोगों की धारणा रही होगी कि आक्रमणकारी सुंदर स्त्रियों को न देखें और इसीलिए उन्होंने आवरण की व्यवस्था किया था। बाद में ये पर्दा प्रथा हिंदू समाज का प्रधान अंग बन जाता है, लेकिन पर्दा का अधिक प्रचलन उत्तर भारत में ही दिखाई पड़ता है। दक्षिण भारत इस प्रथा से हमेशा अछूत ही रहा है। पर्दा प्रथा शुरू में महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में ये प्रथाएं महिलाओं को अपने अधीन रखने के लिए, उनकी गतिशीलता को रोकने के लिए, उनकी स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए समाज के कुछ व्यवस्थाकारों द्वारा बनाई गई और उसे हमेशा सही ठहराने का तरीका बताया गया। तो इससे ये तर्क हमें जो तर्क मिलता है कि ये प्रथाएं हमेशा स्थानीय रिवाज में मौजूद नहीं रही हैं। कुछ विशेष समय में ये प्रथा अचानक लागू हुई और जो बाद को रूढ़िवादी होते होते इस समाज का अनिवार्य अंग बन जाती है। महिलाओं के व्यवहार को बाद में नियंत्रित करने के लिए इसमें धर्म का हस्तक्षेप करके धार्मिक बयानबाजी द्वारा भी इसे जबरदस्ती अपनाया जाने लगा। अब हम देखते हैं कि आज का समाज धीरे धीरे 12वीं शताब्दी के बाद जो जबरन पर्दा प्रथा भारतीय स्त्रियों पर लगाया गया था, अब उसका धीरे धीरे विरोध होने लगा है। हम देखते हैं तो पाकिस्तान आदि देशों में भी महिलाओं ने पर्दा प्रथा के विरुद्ध ट्रेड यूनियनों का जो है निर्माण किया है, बनाया है और उनका आयोजन करते हैं और मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग और निर्णय लेने को प्रभावित करने का प्रयास इन ट्रेड यूनियनों द्वारा करते हैं। हालांकि इसी प्रकार से हम देखते हैं तो बंगाल में नारीवाद की जो सक्रियता है वो 19वीं शताब्दी में दिखाई पड़ती है, जब बेगम रुकैया और फैजुन्निसा चौधरानी ने पर्दे से बंगाल की मुस्लिम महिलाओं को मुक्ति दिलाने का कार्य किया था।
इसी प्रकार से भारत के हरियाणा में, जो कि एक समय तक बहुत ही रूढ़िवादी राज्य रहा है, वहां पर महिला ग्राम प्रधान ने महिलाओं को घूंघट से मुक्त कराने का संकल्प लिया था। और इस आंदोलन के समर्थन में हरियाणा में कई मुस्लिम ग्राम प्रधान जो महिलाएं थी और पुरुष थे, वो भी इसके पक्ष में आए थे। चूंकि हरियाणा में महिलाएं खेल आयोजनों में अधिक भाग लेती हैं, इसलिए उन्होंने अन्य महिलाओं को घूंघट छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया था। हरियाणा में महिलाओं को पारंपरिक जो कपड़े पहनने के लिए मजबूर किया जाता था, अब वो अक्सर इसके विरोध में आधुनिक पोशाक पहनने लगी हैं। हरियाणा में हम देखते हैं तो कई प्रगतिशील महिलाओं ने सार्वजनिक रूप से जीन्स आदि कपड़ों को धारण करना प्रारंभ किया और इस आधार पर उन्होंने पर्दा प्रथा या घूंघट प्रथा का विरोध किया है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में, भले ही भारत एक वैदिक काल और इसका देश माना गया है, लेकिन उस काल में भी पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था और स्त्रियों को पुरुषों के ही समान अधिकार प्राप्त थे। इसके बाद यह अवधि लगभग 12वीं शताब्दी तक भारत में चलता है। बाह्य आक्रमणकारियों से भारतीय समाज ने अपनी महिलाओं की रक्षा करने के उद्देश्य से अवगुंठन या पर्दा प्रथा का प्रचलन किया था। समय बीतने के साथ इसे समाज का अनिवार्य अंग बना दिया गया और इसे फिर महिलाओं पर जबरन लागू कराया गया। लेकिन 21वीं शताब्दी में आते आते भारतीय महिलाओं ने इस आवरण को पुनः हटाना प्रारंभ किया है और इस प्रकार से ये जो पर्दा प्रथा, एक हम जिसको ये मानते हैं कि एक ऐसी कुरीति थी जो कि महिलाओं पर पुरुष समाज द्वारा जबरन थोपी गई थी, 800 साल बाद उससे हमारे देश की महिलाएं धीरे धीरे निजात पा रही हैं।